दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। इससे पहले हम कन्या लग्न की कुंडली तक योग कारक और मारक ग्रह निकाल चुके हैं। अभी तक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि योग कारक ग्रह क्या होता है, मारक ग्रह क्या होता है, लग्न ग्राफ क्या होता है, मित्रता शत्रुता क्या होती है, 12 राशियों का क्रम क्या रहता है, 12th हाउस कैसे रहते हैं और कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वो वाला ग्राफ उठाना है जहाँ पर लिखा है ला का मतलब लग्न ग्राफ। लग्न ग्राफ से ही संपूर्ण जीवन का फलादेश किया जा सकता है। व्यक्ति के बारे में लग्न ग्राफ से ही भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। इसीलिए आपको केवल लग्न ग्राफ पर ही फोकस करना चाहिए। इसी से सब कुछ अपने जीवन के बारे में निचोड़ निकाला जा सकता है। अब यकीन मानिए मेरा, छोटी मोटी बीमारियों का, छोटी मोटी परेशानियों का या छोटे मोटे सुख का आप अंदाज़ा वर्तमान में लगा सकते हैं कि हमारा लग्न ग्राफ कैसा है, उसको पढ़ करके। अगर आपको ये नहीं आता है ना, तब आप यही सोचते रहेंगे कि ऐसा समय आया तो वो किस वजह से आया, क्या कारण रहा होगा, ऐसा मेरे जीवन में हुआ तो वो क्यों हुआ, अगर खुशी हुई तो वो किस हद तक हुई और उस समय पे ही क्यों हुई। तो ये सारी चीज़ों का विश्लेषण हम लग्न ग्राफ से कर सकते हैं। अगर कोई दोष हमारी लग्न कुंडली में है या हमारी जन्म पत्री में है जिसके तहत हमारी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, तो आप ये विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं। फिर उसका उपाय भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और उपाय करने के बाद बेहतर ही रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपने सही ढंग से किसी ग्रह का या कोई दोष है कुंडली में तो उसका उपाय किया है, तो वो शांत जब हो जाता है तो वो अपनी महादशा अंतर्दशा में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा तो एटलीस्ट नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं देगा ना, सम तो हो जाएगा ना, इतना तो हो जाता है। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि किस ग्रह का हमें उपाय करना है, कौन सा ग्रह हमारा डाउन है तो जिसकी पावर को हमें बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लग्न ग्राफ और कुंडली को पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से। अगर आप मेरी वीडियो को क्रम से नहीं देख रहे हैं तब बहुत सारी चीज़ आपसे मिस होने वाली हैं, और क्रम से आप देखेंगे तभी आपको ज्योतिष शास्त्र में मज़ा आएगा और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएंगी। तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है, ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस है, ये 12th हाउस है। ये फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता है। राशियों का क्रम भी यही रहता है, कभी नहीं बदलता है। ये ग्रह इस राशि में उच्च के होते हैं तो इस ठीक अपनी 7वीं दृष्टि वाले स्थान पर नीच के होते हैं, ये भी फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता है। ये मित्रता और शत्रुता है। ये देव ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल और गुरु। दानव ग्रह शुक्र शनि राहु और केतु। दानव ग्रह की आपस में मित्रता है, देव ग्रह की आपस में मित्रता है। बुध ग्रह को हम न्यूट्रल की कंडीशन में रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो बुध ग्रह की सभी से मित्रता है, केवल चंद्र और मंगल से शत्रुता है। तो अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो फर्स्ट हाउस में आपके लिखा होगा 7 नंबर, यहाँ पे लिखा होगा 7, यहाँ लिखा होगा 8, यहाँ लिखा होगा 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। इस तरीके से आपके नंबर लिखे होंगे। और ये हाउस जो लिख रखे हैं ना, ये नहीं लिखा होगा आपकी लग्न कुंडली में, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि किस हाउस को कौन सी राशि मिली है, किस हाउस में कौन सी राशि है, और ये हाउस से किस तरह का फल कथन किया जाता है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर फर्स्ट हाउस में कोई राशि है और वो फर्स्ट हाउस में कोई राशि अगर हमारी योग कारक हो रही है और जो ग्रह बैठे हैं वो भी योग कारक हो रहे हैं, तो फिर जब उनका समय आएगा तब हमको कैसे रिजल्ट मिलेंगे ये फर्स्ट हाउस से हमको पता चलेगा। उसी प्रकार से सेकंड हाउस से उस तरह का फल होगा। तो ये किस हाउस से किस तरह का फल होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट हाउस में अगर आपके 7 नंबर लिखा है तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि ये फर्स्ट हाउस की राशि का मालिक आपका लग्नेश हुआ। फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखी है ना, उस राशि का जो भी मालिक होगा वो लग्नेश होता है सदा, और लग्नेश सदा ही योग कारक होता है।
तो फर्स्ट हाउस में जो लिखा है 7 नंबर वो तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव को 8th हाउस में वृषभ राशि भी मिली है। हालांकि शुक्रदेव को एक त्रिक हाउस में राशि मिली है, चूंकि इस लग्न कुंडली के मालिक शुक्रदेव हैं, इसलिए शुक्रदेव को त्रिक हाउस का दोष नहीं लगेगा, इसलिए लग्नेश हमेशा योग कारक होंगे। तो 2nd हाउस और 7th हाउस का विश्लेषण हम अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। 2nd हाउस में जो राशि लिखी है और 7th हाउस में जो राशि लिखी है, उन राशियों के मालिक अगर लग्नेश के मित्र हैं तो वो योग कारक की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा मारक की श्रेणी में आएंगे। 2nd हाउस में चूंकि लिखा है 8 नंबर और 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक और वृश्चिक के स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव की शुक्रदेव से शत्रुता है, इसी कारण मंगलदेव इस लग्न कुंडली में अति मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 3rd हाउस के बारे में। 3rd हाउस में लिखा है 9 नंबर यानी कि धनु राशि और धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को यहाँ 6th हाउस में 12 नंबर जो लिखा है वो मीन राशि, वो भी हाउस बृहस्पति देव को मिला है और ये 3rd हाउस भी है। तो जो दोनों ही अच्छे हाउस नहीं है 3rd हाउस, हालांकि मेहनत करने के बाद रिजल्ट देता है, चूंकि बृहस्पति देव लग्नेश के शत्रु की स्थिति में आते हैं और दोनों ही हाउस बृहस्पति देव को इस लग्न कुंडली में अच्छे भी नहीं मिले हैं, इसी वजह से बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस में लिखा हुआ है 10 नंबर यानी कि मकर राशि और मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव को एक और हाउस मिला है 5th हाउस, जहाँ लिखा है 11 यानी कि कुंभ राशि। तो शनिदेव को इस लग्न कुंडली में दोनों ही हाउस बहुत अच्छे मिले हैं और शनिदेव की शुक्रदेव से मित्रता भी है और शनिदेव इस लग्न कुंडली में इष्ट देव भी है। इष्ट देव कैसे निकालते हैं? 5th हाउस में जो राशि लिखी है उस राशि का जो मालिक होगा वही आपकी लग्न कुंडली के अनुसार इष्ट देव होंगे। तो शनिदेव इस लग्न कुंडली के अनुसार इष्ट देव है, मित्र भी हैं लग्न इसके, दोनों हाउस अच्छे भी मिले हैं, इसी वजह से शनिदेव इस लग्न कुंडली में योग कारक रहेंगे, अति योग कारक रहेंगे। बात करते हैं आगे 5th हाउस, शनिदेव के बारे में बात कर चुके हैं। 6th हाउस 12 नंबर मीन राशि, गुरुदेव के बारे में बात कर चुके हैं। 7th हाउस 1 नंबर मेष राशि और मंगलदेव के बारे में बात कर चुके हैं। 8th हाउस 2 नंबर वृषभ राशि यानी कि शुक्रदेव के बारे में बात कर चुके हैं। 9th हाउस 3 नंबर मिथुन राशि और मिथुन राशि के स्वामी है बुधदेव और बुधदेव को त्रिकोण में एक राशि बहुत अच्छी मिली है। हालांकि इनको त्रिक हाउस में भी राशि मिली है, लेकिन लघु पराशरी में ये लिखा हुआ है, ये नियम है कि क्या अगर किसी ग्रह की राशि त्रिकोण में मिल जाती है और उसको त्रिक हाउस में 6th, 8th या 12th हाउस में एक राशि भी मिल जाती है, तब भी वो ग्रह उस लग्न कुंडली में योग कारक रहेगा। तो इसी वजह से बुधदेव इस लग्न कुंडली में योग कारक रहेंगे। बात करते हैं आगे 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस में लिखा हुआ है 4 नंबर यानी कि कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव। चंद्रदेव लग्नेश के है तो शत्रु, लेकिन चंद्रदेव को हाउस जो मिला है वो कर्म स्थान मिला है, बहुत अच्छा हाउस मिला है, केंद्र में मिला है इनको। तो इसी वजह से चंद्रदेव इस लग्न कुंडली में सम की कंडीशन में आते हैं। बात करते हैं आगे 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस में लिखा हुआ है 5 नंबर यानी कि सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव को एक हाउस अच्छा भी नहीं मिला है, छोटी मोटी बीमारियों का हाउस है ये और लग्नेश के शत्रु भी हैं सूर्यदेव, इसी वजह से सूर्यदेव इस लग्न कुंडली में मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस में लिखा है 6 नंबर कन्या राशि और बुधदेव के बारे में बात कर चुके हैं। राहु और केतु का विश्लेषण ये रॉ फॉर्म में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राहु और केतु को कोई राशि नहीं मिली है, इसको मैं रॉ फॉर्म बोलता हूँ। रॉ फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने शुक्र, शनि और बुध योग कारक ग्रह निकाले तुला लग्न में, उसी प्रकार से सम ग्रह चंद्र और मारक ग्रह मंगल, गुरु और सूर्य। अब ये कुछ एक पॉइंट हैं जिनको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, उसी प्रकार से आप इन पॉइंट को क्लियर करने के बाद फिर एग्जैक्ट फॉर्म में आप अपनी कुंडली में योग कारक और मारक निकाल सकते हैं। सबसे पहले लग्नेश, इस लग्न कुंडली में लग्नेश कौन थे? शुक्रदेव। तो लग्नेश 6 बारे में ना हो, 6, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, अगर मैं लग्नेश चले जाएंगे तो वो मारक हो जाएंगे, फिर यहाँ से हटके यहाँ आ जाएंगे लग्नेश। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट, योग कारक ग्रह की नीच अवस्था। अगर कोई योग कारक ग्रह है और वो अगर नीच का हो जाता है, अगर उसका नीच भंग नहीं होता है, तभी ये योग कारक ग्रह फिर मारक हो जाएंगे, अन्यथा अगर भंग हो जाता है तब फिर वो योग कारक हो जाएंगे। उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट, मारक ग्रह अगर उच्च तो योग कारक, मतलब ये जो मारक ग्रह हैं मंगल, गुरु और सूर्य, अगर ये कुंडली में आपके इस लग्न ग्राफ में उच्च के हो जाते हैं
तब फिर वो योग कारक हो जाएंगे, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएंगे। उसी प्रकार से 6, 8, 12 में गुरु बुध को छोड़ के सभी ग्रह मारक। अगर 6th, 8th और 12th हाउस में गुरु और बुध अगर बैठे हैं तो उनको छोड़ के बाकी कोई भी ग्रह बैठ जाता है यहाँ पर, भले ही वो उच्च का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बैठ जाता है तो वो मारक ही होगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। गुरु और बुध को मैं यहाँ से क्यों हटा रहा हूँ वो मैं अभी आगे क्लियर करने वाला हूँ। 5th, विपरीत राजयोग के लिए गुरु बुध को देखना है। अगर विपरीत राजयोग आपका बन रहा है ना, विपरीत राजयोग केवल 6, 8 और 12 हाउस के अकॉर्डिंग ही बनता है। 6th हाउस में क्या लिखा हुआ है, 12 नंबर यानी कि मीन राशि। और बृहस्पति देव अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो वो विपरीत राजयोग भी बना सकते हैं। अगर वो विपरीत राजयोग बना रहे होंगे तब वो योग कारक रहेंगे, अन्यथा मारक ही रहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ 8th हाउस में 2 नंबर वृषभ राशि और शुक्रदेव अगर त्रिक हाउस में बैठ जाते हैं तो वो विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे, फिर तो उनको लग्न का दोष लग जाएगा, क्योंकि लग्नेश हमेशा त्रिक हाउस में जाने के बाद लग्न दोष बन जाता है, वो विपरीत राजयोग लग्नेश नहीं बनाता है। यहाँ 12th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है यानी कि कन्या राशि, और बुधदेव अगर 6th, 8th और 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग भी बना सकते हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तब फिर वो मारक हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब आगे बात करते हैं 6th राहु केतु 6, 8, 12 में मारक। राहु केतु अगर 6th, 8th और 12th हाउस में बैठे होंगे तो वो मारक होंगे, भले ही उच्च के हो जाएं तब भी। राहु केतु मित्र की राशि में योग कारक, अगर मित्र योग कारक हो तो मतलब राहु केतु यहाँ राशि के अनुसार फल देते हैं। राहु केतु अगर मित्र की राशि में मतलब राहु केतु यहाँ बैठेंगे तुला राशि में, तो शुक्रदेव अगर इस लग्न कुंडली में योग कारक होंगे तो राहु केतु भी योग कारक होंगे। उसी प्रकार से 4th हाउस में मकर राशि है, शनिदेव अगर इस लग्न कुंडली में योग कारक होंगे तो राहु केतु भी योग कारक होंगे। इसी प्रकार से अगर राहु केतु यहाँ 7th हाउस में बैठ जाते हैं मेष राशि में, तब फिर वो मारक होंगे, क्योंकि शत्रु की राशि है। अब बात करते हैं आगे 8th पॉइंट के बारे में। राहु 3rd हाउस में सदा योग कारक होते हैं, मतलब राहु अगर 3rd हाउस में बैठे होंगे तो वो सदा योग कारक होंगे, भले ही नीच के हो जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। राहु 3rd हाउस में जाने के बाद योग कारक हो जाता है। राहु केतु नीच वाली जगह मारक, मतलब राहु और केतु अगर नीच वाली जगह बैठ जाते हैं, मतलब राहु और केतु किसी हाउस में किसी राशि में नीच के होते हैं। मतलब राहु कहाँ नीच के होते हैं, वृश्चिक और धनु में नीच के होते हैं। तो वृश्चिक यहाँ है 2nd हाउस में, धनु राशि जो है 3rd हाउस में है। तो अगर राहु देव यहाँ बैठ जाते हैं तो 3rd हाउस में तो योग कारक होंगे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन 2nd हाउस में मारक हो जाएंगे वो, क्योंकि राहु और केतु का कभी नीच भंग नहीं होता है, इसलिए वो नीच भंग राजयोग भी नहीं बना सकते हैं। तो नीच वाली जगह राहु और केतु सदा ही मारक रहेंगे। बात करते हैं आगे 10th पॉइंट के बारे में। राहु केतु शत्रु की राशि में मारक, मतलब राहु केतु अगर शत्रु की राशि में बैठे हैं तो वो मारक रहेंगे। जैसे यहाँ 11th हाउस में राहु केतु बैठ जाते हैं तो ये सिंह राशि सूर्यदेव की है, और सूर्यदेव से राहु केतु की शत्रुता है, इसी वजह से राहु केतु अगर 11th हाउस में बैठे हैं तो वो मारक रहेंगे। 11th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। राहु केतु उच्च वाली जगह योग कारक, मतलब राहु केतु अगर किसी हाउस में उच्च के हो जाते हैं तो वो योग कारक हो जाएंगे। जैसे राहु देव वृषभ और मिथुन में उच्च के होते हैं तो यहाँ 8th हाउस में और 9th हाउस में उच्च के होंगे, लेकिन 8th हाउस कुंडली का अच्छा कर नहीं है, ये मैं आपको पहले पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ कि 6, 8, 12 में राहु केतु अगर उच्च के भी हो जाते हैं तब भी मारक रहेंगे। लेकिन 9th हाउस में जाने के बाद तो उच्च के होते हैं ना वो, तो यहाँ पर तो वो योग कारक हो जाएंगे ना। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राहु केतु कहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, कहाँ पर नीच के हो रहे हैं। 6, 8, 12 में कोई ग्रह तो नहीं जा रहा है, और 6, 8, 12 में कोई ग्रह जा रहा है तो वो विपरीत राजयोग तो नहीं बना रहा है। ये सारे पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे और क्लियर करने पड़ेंगे। फिर एक चीज़ मैं और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखते ज़रूर हैं, लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना ही कोई कमेंट करते हैं। कि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या आप क्या चाहते हैं, किस फॉर्म में चाहते हैं। जिस फॉर्म में आप बोलेंगे मैं उस फॉर्म में आपको आपके सामने ये फॉर्मेट, ये कुंडली को कैसे पढ़ना, ये मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप चाहते क्या हैं।